गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसको हमने वहाँ डिस्कस किया था। हमने वहाँ देखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अनेक स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, जिसमें लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणियाँ होती हैं। ये श्रेणियाँ अलग अलग रीजन में प्राप्त होती हैं। जैसे लाइमन श्रेणी पैराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है, पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री ये सभी अवरक्त क्षेत्र में आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइमन श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनसे संबंधित तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो पैराबैंगनी के समान होती है, या हम कह सकते हैं दृश्य से कम होती है। ठीक है। और बामर श्रेणी जो प्राप्त होती है, उसमें जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, उनसे संबंधित तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो दृश्य क्षेत्र में आती है, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्ध्य होती है बामर श्रेणी में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की। इसी तरह पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी में जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उन स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संबंधित जो विकिरण है उनकी तरंग दैर्ध्य 7500 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो वो कौन से क्षेत्र में आती हैं? अवरक्त क्षेत्र में आती है। ठीक है। हमने वहाँ इनको एक्सप्लेन किया था कि लाइमन श्रेणी कब प्राप्त होती है। इसके लिए ये एक सूत्र दिया था किसने? रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने 1/λ यानी न्यू बार, जिसको हम कहते हैं तरंग संख्या, को प्रदर्शित किया था इस सूत्र के द्वारा, जिसमें RH मतलब है या रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1² - 1/n2²। RH की जो वैल्यू है वो होती है 109,677 सेंटीमीटर। 109,677 सेंटीमीटर ये RH की वैल्यू होती है। ये सूत्र रिडबर्ग ने प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर बताया था। ठीक है। अब बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त इन सभी स्पेक्ट्रमी रेखाओं, ये जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ये क्यों प्राप्त होती हैं, इन सबको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और ये जो सूत्र दिया रिडबर्ग ने, ये क्या सही है, इसको भी हम बोर मॉडल से समझ सकते हैं। देखो, बोर के अनुसार हमने पढ़ा है, बोर के अकॉर्डिंग ये क्या है? नाभिक। ठीक है। और नाभिक के चारों तरफ होते हैं क्या? ऊर्जा स्तर। क्या है ये? ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है। इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं इन ऊर्जा स्तरों को? ऑर्बिट कहते हैं। इनमें ही तो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, बोर के अकॉर्डिंग। ठीक है। यहाँ मैं इसको मान लेते हैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। ठीक है। ये नाभिक के चारों तरफ अनंत ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, इससे जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से, ये नाभिक है, मान लीजिए इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा तो है E1 और इसकी ऊर्जा है E2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ऊर्जा का क्या करता है? वो अवशोषण। पढ़ाया हमने ऐसा। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे की तरफ आता है तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है।
और इसके द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कितनी होती है? इन दोनों के ऊर्जा अंतर के बराबर। और वो ऊर्जा अंतर कितना होता है? डेटा E बराबर E2 माइनस E1 के। इन दोनों के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। ठीक है। अब हमने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब के अंदर भरा जाता है और भर करके उसको गर्म किया जाता है, या उसमें वैद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, उसमें वैद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं या उसको हीट करते हैं, तो उसमें से विकिरणों का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जित विकिरणों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं उसका स्पेक्ट्रम। यहाँ से जो विकिरण उत्सर्जित होती है उनको प्रिज्म से गुजार करके और फिर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है हाइड्रोजन का। क्लियर। अब यहाँ हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो हमने उसको हीट किया, गर्म किया, तो ये जो हाइड्रोजन के अणु हैं, इसमें हाइड्रोजन अणु होते हैं H2, यानी H के बीच में बॉन्ड होता है। तो हीट करते हैं तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ये बॉन्ड टूट जाते हैं और हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन के परमाणुओं में टूट जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है? हाइड्रोजन के परमाणु में हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसको जब हीट किया जाता है तो ये ऊर्जा को अवशोषित करता है और ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 में, n बराबर 1 को बोलते हैं ग्राउंड लेवल, तलस्थ अवस्था है, इसकी मूल अवस्था है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके चला जाता है ऊपर वाले स्तर में। ऊपर यानी n बराबर 2 में भी आ सकता है वो, या n बराबर 3 में, जितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा उसी प्रकार n बराबर 2 में आ सकता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 5 में भी, या अनंत पर भी जा सकता है। ठीक है। अब ये उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, उत्तेजित अवस्था बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? उत्तेजित अवस्था। ग्राउंड स्टेट से कहाँ आ गया? वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है ना, वो स्थायी नहीं होती। एक्साइटेड स्टेट जो है स्थायी नहीं है। ये क्या करता है? कुछ समय बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करता है वापस। जो ऊर्जा इसने ग्रहण की है उसको वापस क्या करेगा? उत्सर्जित कर देगा, ऊर्जा को निकाल देगा और वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? जो ऊर्जा इसने निकाली है उसको वापस उत्सर्जित करेगा और उत्सर्जित, ये जो ऊर्जा उत्सर्जित हुई है, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ से विकिरण निकलती हैं। ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हुआ ना, विकिरण निकली। अब इस विकिरण, ये जो विकिरण निकलती है, इसी से हम क्या प्राप्त करते हैं? स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो इस विकिरण के कारण हमें स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, विकिरण को उत्सर्जन किया, उसके कारण हमें एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ से, अब यहाँ से कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग विकिरण वहाँ निकलती है और उसी की अनुरूप तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण प्राप्त होती है। उसी के अनुरूप हमें स्पेक्ट्रम में रेखा प्राप्त होती है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ, तो यहाँ से भी विकिरण का उत्सर्जन हुआ, लेकिन यहाँ ऊर्जा इसकी तुलना में कम ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी यहाँ जो विकिरण निकलेगी उसकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी। यानी इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, इससे जो स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी स्पेक्ट्रम में, वो अलग होगी। इससे अलग रेखा प्राप्त होगी, इससे अलग रेखा प्राप्त होगी। इससे जितने प्रकार के संक्रमण होंगे, संक्रमण का मतलब इलेक्ट्रॉन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाएगा, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे स्तर में जाता है, तो उसको बोलते हैं संक्रमण। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इधर उधर जंप करता है, वो संक्रमण होता है। तो अलग अलग संक्रमण से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उत्सर्जित होंगी और अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उत्सर्जित होंगी तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसमें भी अलग अलग रेखाएं प्राप्त होंगी। जैसे मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम है, हम यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए ये स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ इस तरह का।
अब इस स्पेक्ट्रम में मान लीजिए ये यहाँ ये जो विकिरण निकली इससे ये रेखा प्राप्त हुई, दूसरी विकिरण यहाँ से यहाँ गई तो इससे दूसरी रेखा प्राप्त होगी, तीसरी विकिरण मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो इससे अलग रेखा प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन अनंत से यहाँ आया तो ज़्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ तो इससे अलग रेखा प्राप्त होगी। इस तरह स्पेक्ट्रम में अलग अलग रेखाएं प्राप्त होती हैं। जितने संक्रमण होते हैं, जितने प्रकार की ट्रांजिशन होंगे स्पेक्ट्रम में उतनी रेखाएं प्राप्त होंगी और इनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होंगी। जैसे इसकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी, इसकी λ1 है तो इसकी λ2 है, इसकी λ3 है, इसकी λ4 है, तो अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब ये तरंग दैर्ध्य अगर पैराबैंगनी रीजन की है यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य है तो उसको हम क्या नाम दे दिया था, लाइमन श्रेणी। अगर यहाँ प्राप्त होने वाली तरंग दैर्ध्य 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ गई तो वो कौन से रीजन में आ गई, दृश्य क्षेत्र में। उनको क्या नाम दे दिया था, बामर श्रेणी। समझ गए, तो ये लाइमन श्रेणी की हो जाएगी, ये बामर की, फिर तरंग दैर्ध्य बदल गई, फिर ये हो जाएंगी पासचंद की, फिर इस तरह अलग अलग श्रेणियाँ प्राप्त हो गई। यहाँ पर 1 श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, इस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। क्लियर, तो ये अलग अलग श्रेणियाँ किसके आधार पर हैं, तरंग दैर्ध्य के आधार पर। और तरंग दैर्ध्य बदल रही है क्यों, समझ में आ गई ना बात। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा वाले विकिरणों का उत्सर्जन हो रहा है यहाँ पर, ठीक, जिसके कारण अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरण निकल रही हैं, जिससे स्पेक्ट्रम में भी अलग अलग प्रकार की रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। इसीलिए स्पेक्ट्रम में ये रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब प्रश्न यहाँ उठता है, क्या आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इतने संक्रमण कैसे करता है। मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। अब हाइड्रोजन में तो बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, लाइमन में भी, बामर में भी अनेक श्रेणियाँ प्राप्त हो रही हैं, हमने देखा इतनी सारी श्रेणियाँ। फिर एक इलेक्ट्रॉन के कारण इतनी श्रेणियाँ कैसे प्राप्त होती हैं, इतनी सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएँ कैसे प्राप्त होती हैं, उसका रीज़न क्या है उसको समझे। जैसे हमने ये ट्यूब लिया और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी, तो वहाँ हाइड्रोजन का एक परमाणु नहीं है, वहाँ हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु हैं। समझ गए, मान लीजिए एक परमाणु, जैसे हमने ये बनाया, ये नाभिक है, ये दूसरा परमाणु, ये नाभिक है, ठीक है, ये तीसरा परमाणु, ये नाभिक है उसका, ये मान लीजिए चौथा परमाणु, ये उसका नाभिक है। अब अलग अलग परमाणु, इस परमाणु में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन सभी में यहां पर होगा, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊर्जा का अवशोषण करके यहां आ गया n बराबर 2 में, यहां जो इलेक्ट्रॉन इसने ऊर्जा का अवशोषण किया और ये यहां आ गया, यहां जो इलेक्ट्रॉन इसने ऊर्जा का अवशोषण किया और ये अनंत पर चला गया, यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसने ऊर्जा का अवशोषण किया और ये यहां चला गया। समझ गए, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ही समान प्रकार की ऊर्जा का ही अवशोषण करे। इसने कम ऊर्जा का अवशोषण किया तो यहाँ आ गया, इसने ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण किया तो यहाँ आ गया, इसने और ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण किया तो ये अनंत पर चला गया, इसने अलग प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण किया तो ये यहाँ आ गया। समझ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो अलग अलग प्रकार की, जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सभी में पहले पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले पर आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले पर आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले पर आया। समझ में आ गई। और जब इलेक्ट्रॉन पहले पर आता है, चाहे वो कहीं से ही आए, तो कौन श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी। समझ गए, अब क्लियर हो गई ना बात। अब मान लीजिए किसी में इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले पे आ रहे हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन हो सकता है दूसरे n बराबर 2 में आए, या सभी इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आ रहे हैं, किसी में n बराबर 2 में आए। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ से n बराबर 2 में आया, और n बराबर 2 में आता है तो बामर श्रेणी, किसी में n बराबर 3 में आया तो पासचंद श्रेणी। इस तरह बहुत सारे परमाणु होने के कारण अलग अलग प्रकार के संक्रमण होंगे अलग अलग परमाणुओं के अंदर। इसीलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। क्लियर। हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात ये भी ध्यान रखेंगे आप, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आया,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए पहले वाले ऊर्जा स्तर में आएगा यहाँ पर, तो यहाँ वो कैसे आएगा, उसके आने के कई तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ। तो ऊपर से नीचे आने के कई रास्ते हैं, कई प्रकार से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। डायरेक्ट भी आ सकता है, बीच में रहकर भी आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आएगा तो अलग प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के यहाँ आता है तो यहाँ अलग प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो अलग प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। समझ गए? उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 में आने के भी कई तरीके हो सकते हैं। इसलिए अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब देखो, जैसे ये सूत्र प्राप्त किया था किसने? रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने जो सूत्र प्राप्त किया वो प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किया था। अब बोर के मॉडल से हम चेक करेंगे कि क्या रिडबर्ग का ये सूत्र सही है। इसको हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखो हमने देखा डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 के होता है। ठीक है, और हमें पता है बोर के अनुसार E बराबर ऊर्जा कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, जूल में लिखें तो 2.18 गुणा 10⁻⁻18 Z² अपॉन N² जूल। ठीक, ये जूल में है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। समझ में आ गई बात? हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, H के लिए Z बराबर 1, तो एनर्जी आ जाएगी E बराबर 2.18 गुणा 10⁻⁻18 Z की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन N² जूल। यही हो जाएगा। समझ गए बात को? अब देखो यहाँ डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1, तो E2 के लिए ऊर्जा मान लेते हैं, E2 उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है, तो उच्च ऊर्जा स्तर मान लेते हैं अपन, कौन सा है? N2। और E1 निम्न ऊर्जा स्तर है, तो ये मान लीजिए क्या है? N1। देखो जब E बराबर ये है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? 2.18 गुणा 10⁻⁻18 क्या जाएगा? गुणा 1/N2²। ये उच्च ऊर्जा लेवल हो गया। और E1 क्या हो जाएगा फिर? 2.18 गुणा 10⁻⁻18 1/N1²। ये हो जाएगा क्या? E1। ठीक है, E2 उच्च ऊर्जा वाली अवस्था है, मान लीजिए ये E2 है, तो N2 की वैल्यू 1, 2, 3 हो जाएगी। ये निम्न ऊर्जा वाली अवस्था है, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर? अब देखो आगे डेल्टा E, E2 माइनस E1, यानी कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? डेल्टा E बराबर क्या होगी? E2 माइनस E1, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 पॉइंट। अब ऊर्जा किस में है? माइनस में। ये भी ध्यान रखना, यह माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ऊर्जा माइनस में होती है, पता है ना आपको, नेगेटिव है। तो ये माइनस 2.18 गुणा 10⁻⁻18 अपॉन, इसको मैं लिख दूँ अपॉन N2²। ठीक, माइनस, फिर ये माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? 2.18 गुणा 10⁻⁻18 क्या? N1²। समझ गए? E2 माइनस E1 हो गया। अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको हम आगे कर दें, इसको पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा E बराबर, और ये देखो यहाँ 2.18 गुणा 10⁻⁻18, 2.18 गुणा 10⁻⁻18,
कॉमन है, इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं, ले लूँ कॉमन। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको इधर ले जाएंगे अपन। तो कॉमन ले लो एक बार, तो 2.18 गुणा 10 की घात -18, ये आ गया कॉमन। ठीक, अब ये वाली तो ले लेंगे पीछे और इसको ले लेंगे आगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/n1 स्क्वायर, तो प्लस में -1/n2 स्क्वायर। ठीक, ये इक्वेशन आ गई जिसके द्वारा हम उत्सर्जित ऊर्जा का मान पता लगा सकते हैं। डेल्टा E बराबर 2.18 गुणा 10 की घात -18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे हम उत्सर्जित ऊर्जा, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में आ रहा है, ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन पता रखना है आपको। अब देखो आगे, यहां डेल्टा E की वैल्यू क्या है? E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है hc/λ। ठीक है, E बराबर किसके है? hc/λ के, ये ध्यान रखेंगे। तो hc/λ, E की जगह हम लिख देंगे hc/λ, इसकी जगह क्या लिख देंगे? hc/λ। जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो किसके बराबर है? hc/λ। समझ गए? इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? hc/λ बराबर ये 2.18 गुणा 10 की घात -18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। समझ गए? अब हमें पता लगाना है 1/λ। इस इक्वेशन से अपन तुलना करेंगे, ये जो रिडबर्ग है ना, 1/λ की वैल्यू निकाली हुई है, तो 1/λ, तो ये hc इसके बटा में आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात -18/hc। ठीक, ये hc आ जाएगा बटा में 1/λ। क्लियर? ठीक, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब 2.18 गुणा 10 की घात -18, h की वैल्यू हमें पता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। c की वैल्यू पता है 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर पर सेकंड में लिख देंगे अपन। ठीक है, h की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू रख देंगे, और जब इनकी वैल्यू रखेंगे ना, तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/λ आ जाएगा 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा जब h और c की वैल्यू रख देंगे तो हम, और ये किसके समान है? ये रिडबर्ग की जो समीकरण आई थी उसके समान है। तो बोर मॉडल से यह बात सही साबित होती है, ये समीकरण सही साबित होती है कि रिडबर्ग की समीकरण सही थी, ऐसा बोर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, रिडबर्ग ने तो प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर उसने समीकरण लिख दी डायरेक्ट। इसने समीकरण को बोर के अनुसार ये समीकरण आती है जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ये समीकरण जो बोर की समीकरण आई वो रिडबर्ग समीकरण के क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो इस तरह हम बोर मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? ठीक है, देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैंने कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अनेक स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो कितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होंगी? जैसे मैंने कहा ये है ऊर्जा स्तर, ये है नाभिक। ठीक है, ये है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक है, अब हम ये कहें कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 में आता है, n बराबर 1 में आता है, इसका मतलब लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। तो लाइमन श्रेणी के लिए n बराबर 4 से जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो
कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी, कितनी स्पेक्ट्रल रेखाएं प्राप्त होंगी। देखो अब इलेक्ट्रॉन आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन n=4 से डायरेक्ट यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा इसके कारण प्राप्त हो जाएगी स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा इसके द्वारा प्राप्त होगी, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा इसके द्वारा प्राप्त होगी, ठीक। या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा इसके द्वारा प्राप्त होगी, एक इसके द्वारा प्राप्त होगी, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, यहाँ से फिर यहाँ आए, ये तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो कितनी स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो एक तो इसके कारण प्राप्त होगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, दूसरी इससे प्राप्त होगी, इसके कारण प्राप्त होगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो 3 दोनों में एक जैसा संक्रमण है ना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये भी 3 है तो ये भी 3 है। एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो इसके कारण अब ये भी यहाँ से यहाँ है तो ये 4, ठीक। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है तो ये हो गई 5, और यहाँ से यहाँ आए तो ये हो गई 6। टोटल कितनी श्रेणियाँ प्राप्त होंगी, कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, 6 रेखाएं प्राप्त होंगी। समझ में आया कैसे होंगी 6 रेखाएं। देखो अब मैंने यहाँ 4 लिख दिया क्योंकि ये तो एक ही प्रकार का संक्रमण होगा ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, तो एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य आएगी, एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण आएगी ना, तो एक ही स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी। इसमें भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ दोनों से समान ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, समान तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण प्राप्त होगी, तो समान ही स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी, ठीक। यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन 6 प्रकार से आ सकता है। इसका मतलब 6 प्रकार की ऊर्जाओं का उत्सर्जन होगा, और 6 प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो 6 प्रकार की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें उत्सर्जित होंगी, यानी 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, जब n=4 से n=1 में आ रहा है। क्लियर। अब सबके लिए हम इस तरह पता लगाएं तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र स्थापित किया गया है कि कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी स्पेक्ट्रम के अंदर, तो स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या इसका हमारे पास सूत्र है n2 - n1, n2 - n1 + 1/2, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे, इस सूत्र का उपयोग करके स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या पता लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसी के लिए देखते हैं हम, n2 की वैल्यू तो कितनी है इसमें 4, n1 की वैल्यू कितनी है इसमें 1, रखो सूत्र में n2 4 - 1, 4 - 1 + 1 से 1 गया, ठीक। तो कितना बचा 3 × 4 बटा में 2 है, बटा 2 कितने आए 2 दूनी 4 6, और यहाँ पर भी 6 ही आ रही है। क्लियर। तो इस तरह हम स्पेक्ट्रल रेखाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए। इसको नोट करो आप। अब देखो स्पेक्ट्रम पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि लाइमन श्रेणी के लिए n=4 से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, कहाँ से n=4 से, तो उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। सिंपल मैंने बताया n=4 से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है, ठीक है। किस में बताया, किसके लिए है ये, लाइमन के लिए। तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य
पता लगानी है। तो इसके लिए हम सूत्र काम में लेंगे ये वाला रीडबर्ग समीकरण 1 बराबर 109/677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो 109/677 1 अपॉन n1 स्क्वायर किसके क्या है, लाइमन श्रेणी के लिए। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन n2 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 109/677 1/1 1/16 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा बराबर 109/677। इसको हल कर दो, लघुत्तम कितने आएंगे 16, तो 16 माइनस 1 यानी 15/16 15/16। ये किसका मान है 1 अपॉन लैम्डा का। हमें किसका मान पता लगाना है लैम्डा का। तो लैम्डा का मान क्या हो जाएगा उल्टा 16/15 और गुणा 109/677। ठीक है, समझ में आ गई बात। किस में आएगा ये सेंटीमीटर। इस तरह हम लैम्डा की वैल्यू पता लगा लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब देखो इस तरह के सवाल कोई भी हो, बिल्कुल सरल सवाल है, कोई भी न्यूमेरिकल हो इस तरह का, हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। n1 की वैल्यू पता होगी, n2 की वैल्यू पता होगी, इक्वेशन हमारे पास है, ये समीकरण हमें पता है। बामर के लिए पूछे तो n1 की वैल्यू क्या रख देंगे, हम यहाँ पर 2 रख देंगे, n2 की वैल्यू दी जाएगी। वो कहे कि पार्शियल श्रेणी के लिए पता लगाओ तो n1 की वैल्यू 3 रख देंगे, n2 की वैल्यू न्यूमेरिकल में देगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पता लगा लेंगे। ठीक, अब दूसरे तरह से न्यूमेरिकल आता है, जैसे ये तो आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, और भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए कर पाएंगे। अब वो कई बार पूछ लेता है कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। यानी वो क्वेश्चन इस तरह का आएगा, जैसे कहेगा कि लाइमन श्रेणी में वह संक्रमण बताइए जिसके कारण उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण कब उत्सर्जित होगी। किसी भी श्रेणी की बात करें तो मैंने पहले बताया था कि सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण तब प्राप्त होगी जब संक्रमण अनंत से होगा। जब संक्रमण कहाँ से होगा, अनंत से होगा। अनंत से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, अनंत से जब इलेक्ट्रॉन आता है, चाहे वो लाइमन श्रेणी हो, चाहे बामर श्रेणी हो, चाहे पास्चन हो, चाहे ब्रैकेट हो, चाहे फुंड हो, चाहे हम्फ्री हो, जब इलेक्ट्रॉन अनंत से आएगा तो ही सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण प्राप्त होगी। और इसके लिए हम सूत्र काम में लेंगे 1 अपॉन लैम्डा 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट अनंत। ठीक, तो 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर, क्योंकि इसका मान तो क्या हो जाएगा 0 और इसमें से घटाएंगे तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इससे हमें 1 अपॉन लैम्डा का मान पता लग जाएगा। ठीक, अब n1 क्या है, अनंत से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर लाइमन में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो n1 की वैल्यू 1 होगी। अगर बामर में आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो n1 की वैल्यू 2 होगी। अगर पास्चन श्रेणी की बात करें तो n1 की वैल्यू 3 होगी। अगर ब्रेकर श्रेणी की बात करें तो n1 की वैल्यू 4 होगी। तो पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कहे कि लार्जेस्ट तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण पता लगाओ, सबसे लंबी, सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण कब उत्सर्जित होगी, कौन से संक्रमण से होगी। तो सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य की विकिरण कौन से संक्रमण से आएगी, उसमें ये देखेंगे हम कि जो निकटवर्ती
जो उच्च ऊर्जा स्तर है ना वो निकटवर्ती होना चाहिए। निकटवर्ती का मतलब जैसे लाइमन श्रेणी की बात करें, N1 की वैल्यू 1 है तो उसके निकटवर्ती क्या होगा, N2 बराबर क्या होगा उसके निकटतम 2। समझ गए। अगर बामर की बात करें तो N1 तो 2 है तो उसके निकटवर्ती संक्रमण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 1/λ बराबर 109677। अगर लाइमन की बात कर रहे हैं अपन तो लाइमन में 1/N1 की वैल्यू तो 1 हो गई और N2 की वैल्यू इसके लिए पता लगाएंगे तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर। तो सबसे लंबी, अगर लाइमन की बात की थी अभी हमने, अगर बामर की बात करें ये तो किसके लिए है, लाइमन के लिए, और बामर के लिए बात करें तो क्या हो जाएगी 109677। 1/, बामर की बात करें तो N1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, और संक्रमण कहाँ से होना चाहिए, तीसरे से दूसरे में आएगा यानी 1/9। ठीक है, ये किसके लिए है, बामर के लिए। इसी तरह सबके लिए जब निकटवर्ती ऊर्जा स्तर से आता है इलेक्ट्रॉन तो प्राप्त होने वाली विकिरण की तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, और अनंत से आता है तो तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, जो अभी बातें बताई, जो न्यूमेरिकल्स के बारे में अभी मैंने बताया, उनको किस प्रकार से हल करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बोर मॉडल की कमियों की। देखो, बोर ने जो मॉडल दिया उसमें कुछ कमियां थी। सबसे पहली कमी, जो सबसे प्रमुख कमी है बोर मॉडल की, वो क्या है कि बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज पर ही लागू होता है। एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन है, हाइड्रोजन है, He+, Li2+, Be3+, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज पर ही लागू होता है बोर का परमाणु मॉडल। बोर के मॉडल का उपयोग करके हम एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज में ही ऑर्बिट की त्रिज्या, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज में ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज में ही हम इलेक्ट्रॉन का वेग पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाली जो परमाणु हैं या जो आयन हैं उन पर ये मॉडल लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हमने देखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की है बोर मॉडल ने, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो पता लगा कि ये रेखाएं भी अनेक रेखाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये रेखाएं भी अनेक रेखाओं से मिलकर के बनी हुई होती हैं। इनको एक्सप्लेन नहीं किया किसने, बोर ने। समझ गए। स्पेक्ट्रम में जब स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा देखा गया तो एक स्पेक्ट्रमी रेखा अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर के बनी हुई है। इस बात को बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरी बात, बोर ने जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को भी एक्सप्लेन नहीं किया। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं किया बोर ने। ठीक है, जीमान प्रभाव क्या होता है कि किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को, जैसे कोई स्पेक्ट्रमी रेखा है, इसको गुजारते हैं। मान लीजिए ये है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। अब ये स्पेक्ट्रमी रेखा, यहाँ तो एक ही रेखा ही है, लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में गुजारते हैं तो ये अनेक रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रभाव को कहते हैं जीमान प्रभाव। इसको एक्सप्लेन नहीं किया बोर ने। स्टार्क प्रभाव को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया। स्टार्क प्रभाव क्या है कि जब स्पेक्ट्रमी रेखा को किस में से गुजारते हैं, वैद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है। जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, ठीक, और वैद्युत क्षेत्र में से गुजारते हैं तो ये रेखा अनेक रेखाओं में विपाटित हो जाती है।
इसको बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। इनको एक्सप्लेन नहीं किया बोर ने। ठीक, इसके अलावा बोर ने परमाणु का त्रिविमीय मॉडल नहीं बताया, त्रिविमीय संरचना की व्याख्या नहीं की बोर ने। क्लियर? तो ये मुख्य कमियां थी बोर के परमाणु मॉडल की। समझ में आ गई? ये ध्यान रखेंगे बोर परमाणु मॉडल की कमियों को। अब इन कमियों को दूर करने के लिए आगे आया क्वांटम यांत्रिक मॉडल, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।